बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और अब वक्त आ गया है आपके तमाम सवालों को शो में शामिल करने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं पीवी सुब्रमण्यम और कौस्तुभ बेलापुरकर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है वो अहम आधा घंटा जहां पर हम दर्शकों को इस शो पर इन्वाइट करते हैं और वो एक एक करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जितनी भी दुविधाएं होती हैं उनका निवारण हमसे लेते हैं। शुरुआत करना चाहूंगी पीवी सर आपसे ही, और आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है रोहन का। एनपीएस में निवेश को लेकर फायदे या नुकसान क्या हैं ये जानना चाहते हैं। तो वो तमाम दर्शक जो एनपीएस के बारे में शायद पहली बार सुन रहे हैं, रिटायरमेंट के लिहाज से इस स्कीम का उद्घाटन हुआ और इसे लॉन्च किया गया और गाहे बगाहे इसमें हर साल हम कोई ना कोई अपडेट आती हुई देखते रहते हैं जिसको लेकर पीवी सर विस्तार से आपको समझाएंगे। एज एन इन्वेस्टमेंट, एज ए रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीवी सर आपको एनपीएस कैसा लगता है, पहले मुझे ये बताएं। एनपीएस ठीक है फॉर पीपल हु आर अबाउट से 45-50, उनके लिए ठीक है। जो यंग है उनको एनपीएस में अभी निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनपीएस में एक एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स ब्रेक मिलता है। टैक्स ब्रेक के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 50,000 रुपया। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि 45 के ऊपर जितने भी हैं वो एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, उसके कम के लोग थोड़ा सा इक्विटी में अपना एग्रेसिव रुझान रख सकते हैं? हाँ, क्योंकि जब आपके पास समय आपके पास है, अब अगर आप 25 साल के हो या 30 साल के हो, आप अगले 50 साल या 60 साल के लिए निवेश कर रहे हो, तो इतना लंबे समय के लिए आपको डेट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और एनपीएस में कंपलसरी है कि आपका थोड़ा तो पैसा डेट में रहेगा ही रहेगा। तो 45 साल के उम्र के बाद आपको जब डेट में डालना है तब आप डेट में डालें, उससे पहले आप इक्विटी में रख सकते हैं। अगर आप पीपीएफ में डाल रहे हैं तो होती है एनपीएस में, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डेट में डालना चाहते हैं या इक्विटी में डालना चाहते हैं? इस तरह के सभी तरह के विकल्प हमको मिलेंगे एनपीएस में क्या? एनपीएस में आपको थोड़ा कंपलसरी है कि थोड़ा तो पैसा आपका डेट में रहेगा। अच्छा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे मेरा 100% इक्विटी में रहे। जैसे आप पीपीएफ में डालते हैं तो पीपीएफ में आपका 100% डेट में ही रहता है। आप ईएलएसएस में डालते हैं तो 100% आपका इक्विटी में रहता है। एनपीएस में आप 100% चूज डेट का कर सकते हैं लेकिन इक्विटी का नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूं अगर आप 25-30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको अभी से इक्विटी में डालना चाहिए, ना कि डेट में डालना चाहिए। एक और बात यह है कि अगर आप छोटे निवेशक हैं और महीने के 5,000 रुपया का निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 2-3 साल में एक बार आप उसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है लेकिन आपका पैसा लॉक्ड इन रहता है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका पेंशन का पैसा है, आपको पेंशन के समय ही निकालना चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा निवेश एनपीएस में कर लिया और अगर आपको बीच में निकालना पड़े तो आप निकाल नहीं सकते। तो मैं मानता हूं कि जब आप बहुत यंग हो, 30 साल के हो और 30 साल से कम के हो, तो आप एनपीएस में डालें, बेशक 50,000 डालें वो टैक्स बेनिफिट के लिए, या उससे कम डालें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालें, बिकॉज फिर आप उसको लॉक इन हो जाता है। एनपीएस में एक टायर 1 है, एक टायर 2 है। टायर 1 जो है वो लॉक इन हो जाता है, टायर 2 आप खोल सकते हैं जो लॉक इन नहीं रहता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनपीएस का टैक्सेशन को लेकर के है। एनपीएस अपना जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है उसमें आपको 1 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है कैपिटल गेन्स का, लेकिन एनपीएस में आपका पैसा जो जमा होता है उसमें से जो 40% बाहर निकलता है या 60% बाहर निकलता है, और बाकी का जो 40% है उसका आपको एन्युइटी लेना पड़ता है 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में। तब ये प्रॉब्लम होती है कि उससे जो भी आपको पेंशन मिलेगा वो पूरा पेंशन पे टैक्स लगेगा। लिटिल टैक्स इनएफिशिएंट। बट अगर आप अभी कविता के एज के हैं तो आपको टैक्स के बारे में अभी नहीं सोचना है, और 30 साल के बाद क्या होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसको तब क्या टैक्स प्रोविजन होगी वो सोचना है। अब मेरे उम्र के हैं तो आपको पता है कि और 10-12 साल में ये पैसे निकालने हैं, तो आपको थोड़ा सा तो प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि 12 साल के बाद एनपीएस पे टैक्स नहीं लगे या 30 साल के बाद एनपीएस नहीं लगे। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा एंगल है इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जिस पर तुरंत प्रभाव से बदलाव आने ज़रूरी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिहाज से, जो कि एक सबसे अहम लक्ष्य होता है हर किसी की ज़िंदगी का, और अमूमन लोग इसके बारे में सबसे आखिर में सोचते हैं जब तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर टैक्स के एंगल पर थोड़ा सा इसको और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना दिया जाए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी हिट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने समझाइश दी है, मेरे ख्याल से मनी मंत्रा पे
बहुत जल्दी हम एनपीएस को लेकर पूरा शो करेंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि रोहन को उनके सवाल का जवाब मिल गया हो। आगे बढ़ूंगी मैं और अगला सवाल कौस्तुभ के हिस्से पर होगा और इनका जो सवाल है वो अमर पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गिल्ट फंड में कब निवेश कर सकते हैं और 10 साल के लिए ये पूछ रहे हैं किस तरह का रिटर्न मिलेगा अगर हम गिल्ट फंड में ही निवेश करने की बात करें तो। इनके काफ़ी सारे सवाल हैं। इनको गोल्ड फंड में लॉन्ग टर्म के लिए भी एसआईपी पर सलाह चाहिए, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट फंड में भी निवेश करना चाहते हैं और 10 सालों के लिए इक्विटी स्कीम्स में निवेशित तो हैं लेकिन मेरे ख्याल से स्कीम्स का नाम हमें नहीं पता है और पोर्टफोलियो को हालांकि ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो मेरे पास इनकी स्कीम्स को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है लेकिन इनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्योंकि किस तरह का मिक्स है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि इनको एसआईपी के जरिए निवेश करना है, कम से कम गोल्ड फंड में लमसम निवेश नहीं करना चाहते हैं कहीं पर भी। तो ओवरऑल डेट की बात कर लेते हैं क्योंकि उसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी है। बताएं गिल्ड फंड क्या होते हैं कौस्तुभ? जी जरूर कहता जी। तो जो गिल्ड फंड होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक है गवर्नमेंट के लिए इशू करती है। तो जैसे हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी ने अगर बॉन्ड इशू किया है तो उसमें क्रेडिट रिस्क हो सकता है कि कंपनी पैसा वापस करेगी नहीं। जो बॉन्ड तो जो हमारी भारतीय सरकार के इशूड बॉन्ड्स हैं तो उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। तो इन्वेस्टर्स काफ़ी वो है कि क्रेडिट रिस्क इन टाइप के फंड्स में नहीं होता है। पर दूसरी बात, और ये बहुत अहम बात है जो जानकारी देना चाहता हूँ कि और एक चीज टाइप की रिस्क होती है जो इंटरेस्ट रेट रिस्क हम बोलते हैं। जैसे ये बॉन्ड्स हुए शायद 10 साल के हुए या 20 साल या 30 साल के हुए, ये जब गिल्ड फंड ये बॉन्ड्स खरीदते हैं और इंटरेस्ट रेट जो हम बात करते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं और उनका बॉन्ड का जो प्राइस होता है ये इनवर्स रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाए जैसे हमने देखा 2020 में हुआ था तो इन बॉन्ड्स का भाव बढ़ेगा, आपको मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा इन बॉन्ड्स का, जैसे हमने देखा। इसलिए गिल्ड फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा आया था 2020 के स्टार्टिंग हाफ में। पर अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें तो इन बॉन्ड्स का भाव गिरेगा। और अगर आप अभी का हिसाब लें और देखें कि इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे ऑलरेडी जा चुके हैं और जैसे हमारे सेंट्रल बैंक का भी है कि ठीक है अभी हम इंटरेस्ट रेट्स अभी जल्दी में नहीं बढ़ाने वाले हैं पर नीचे कम भी नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो धीरे धीरे बढ़ना चालू होंगे या एज अपोज टू गिरना, तो बढ़ने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है इन गिल्ड फंड्स में वो उभर के आ सकता है कि इनका भाव इंटरेस्ट कम हो सकता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि गिल्ड फंड्स अगर आपको लेना हो तो आप थोड़े से प्रोपोर्शन में लें और आपको 10 ईयर एसआईपी करना है तो आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो है वो उनमें ना लें। कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हैं जो हम बोलते हैं भी कर ले अपने पोर्टफोलियो में से। तो अगर डेट का कोई और विकल्प शामिल करना चाहे तो जी बिल्कुल। तो जो कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ले सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ले सकते हैं जिनमें जो क्रेडिट प्रोफाइल है उनका मोस्टली AA+ या AAA अंडरलाइंग रेटिंग्स है, जो मोर रिस्क रिलेटिवली लेस रिस्क कंपनीज हैं क्रेडिट रिस्क के हिसाब से। क्योंकि तो आपको इंटरेस्ट रेट जो इन बॉन्ड्स पे होगा थोड़ा सा बेहतर रहेगा और इनका इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम रहेगा। तो कोर होल्डिंग जो आपके पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में आप ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और गिल्ड फंड में आप लेना चाहते हैं तो 5-10% से ज़्यादा मेरे हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ेंगे तो इनका भाव कम हो सकता है। इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 साल पे रखेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट बॉन्ड्स कम होता है। तो ये दूसरी बात, आप ऑब्वियसली रिस्क कम है बट कोर पोर्टफोलियो जैसे मैंने बोला शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में भी इनकी दिलचस्पी है। मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन विकल्प नहीं होगा? ये भी अच्छा ऑप्शन है, बट अब ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली हाल ही में जो सेबी कुछ नए नॉर्म्स निकाले हैं जो बैंकिंग परपेचुअल बॉन्ड है जिनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा था, उन्होंने कुछ वैल्यूएशन नॉर्म्स निकाले हैं और काफी बैंकिंग फंड में ये भी
बॉन्ड्स हैं और धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो बढ़ेगा जैसे सेबी ने तो वो आउटलाइन किया क्या है। वैल्यूएशन नॉर्म्स हैं और किस तरह से ये इसमें शामिल होते हैं? जी, तो ये जो परपेचुअल बॉन्ड है टिपिकली सेबी ने अभी बोला है कि आ, अभी आप वैल्यू कर रहे थे कि नेक्स्ट जो जो बोलते हैं पुट कॉल, जो मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, बट नेक्स्ट पुट कॉल डेट पे वैल्यू होते थे, पर अभी जाके वो 2-3 साल में 100 ईयर का बॉन्ड मेच्योरिटी का assumption होगा। तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैंने बोला वो काफी बढ़ जाएगा इन बॉन्ड्स में। तो वो आई थिंक वो इन्वेस्टर को रखना पड़ेगा दिमाग में। वो भी अच्छे ऑप्शंस हैं, बट इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर कि ये थोड़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क आ सकता है। काफी फंड वो धीरे धीरे कम करेंगे, बट वो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो बैंक सीरीज जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स लेते हैं जो 1 साल का मेच्योरिटी होता है, पर ये जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं वो ऑलरेडी हैं। पीएसयू बॉन्ड्स भी लेते हैं जो थोड़ा ज्यादा मेच्योरिटी का होता है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है। तो ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बट जनरली जो क्रेडिट रिस्क के हिसाब से काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि पीएसयू बॉन्ड्स की जो हम बोलते हैं क्वाज़ी गवर्नमेंट है, तो उनमें क्रेडिट रिस्क काफी कम ही रहता है। अगला पहलू इनके सवाल का है कि क्या गोल्ड फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करनी चाहिए या नहीं? अब गोल्ड फंड लें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लें? जी, अगर उनका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मैं तो सोचता हूँ, और हमने पिछली शो में बात की थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बिल्कुल। काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनको वो 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है वैसे भी 5 से 8 साल, कि वो 8 साल का बॉन्ड है, और 5 साल के बाद वो रिडीम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम 5 साल का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन जो वो यहाँ बोल रहा है, तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि वो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, तो नेक्स्ट इशुएंस के लिए रुकना पड़ेगा। पर अगर उनको एसआईपी रन करना है, प्योरली एसआईपी एंड नॉट अ वन टाइम परचेज, फिर शायद गोल्ड फंड ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते, तो फिर गोल्ड फंड जो मंथली है हम वो एसआईपी कर सकते हैं हिसाब से, क्योंकि गोल्ड जो हम बोलते हैं काफी अच्छा हेज रहता है, 5 से 10% उसको ले सकते हैं। थोड़ी बहुत जगह तो आपको खैर देनी ही चाहिए, लेकिन निवेश के रूप में देनी चाहिए, और न कि आप निवेश के नाम पर गहने खरीदाएं। इनका जो आखिरी पहलू है इक्विटी का, मेरे पास फंड्स के नाम नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। इंतज़ार होगा हमारा आपके पूरे सवाल का। तब तक पीवी सर आपके पास मैं आना चाहूँगी, और राजन का सवाल आपको मैं देती हूँ। इंटरनेशनल फंड और इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड ये क्या होते हैं, और इनमें निवेश करना क्या फ़ायदेमंद होता है? इंटरनेशनल फंड वो होता है जो भारत के बाहर निवेश करे, तो वो यूएस में कर सकता है, कोरिया में कर सकता है, यूरोप में कर सकता है, एशिया एक्स जापान या जापान, ऐसे काफी फंड्स हैं जो चाइना, जो अलग अलग देशों में निवेश करता है। और एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड ये है जिसको आप पैसा दोगे तो वो खुद डिसाइड करेगा कि अभी मुझे यूएस में करना है, चाइना में करना है, जापान में करना है या यूरोप में करना है। मतलब वो खुद फंड मैनेजर ढूंढेगा कि अब मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि आजकल जब लोग बोलते हैं मैं इंटरनेशनल फंड में निवेश करता हूँ, 99% लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं यूएस में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फेसबुक अच्छा लगता है, मुझे गूगल अच्छा लगता है, अल्फाबेट अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह, तो यही से कहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप छोटे निवेशक हैं और महीने का 10-15 हजार रुपए का एसआईपी कर रहे हैं तो आपको फंड ऑफ फंड्स में करना चाहिए, क्योंकि फंड ऑफ फंड्स में वो फंड मैनेजर तय करेगा कि अभी यूएस में रहना चाहिए कि यूरोप में रहना चाहिए, कि थोड़ा यूएस, थोड़ा यूरोप, थोड़ा एशिया, कैसे करना चाहिए। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है बाय बीइंग इन अ फंड ऑफ फंड। So I think fund of funds is better than a regular fund or for a mutual for an investor. बट ज्यादातर जब लोग बोलते हैं मैं निवेश करता हूँ वो यूएस में ही निवेश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फंड ऑफ फंड्स में करनी चाहिए। चलिए, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी चाबी है ना जो आपके रिस्क को कम करती है और आपका मुनाफा भी बढ़ाती है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में हर लिहाज से आपको लागू करना चाहिए। कौस्तुभ आपके पास आएंगे। अगला सवाल मोहम्मद का होगा, और इन्हें लंबी अवधि के लिए 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करनी है। 20 साल के बाद बेटी की शादी के लिए इन्हें पैसे इकट्ठा करने हैं। कह भी रहे हैं कि सालाना 20% से अपने निवेश को बढ़ाएंगे भी, और एक्सिस ब्लू चिप या आईसीआईसीआई प्रू का कोई फंड ये चाहते
करते हैं इनमें निवेश करना सही है या नहीं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि 20 साल बाद, जो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी की शादी का लक्ष्य उन्होंने तय किया है, 30 से 40 लाख रुपए इनको चाहिए होंगे। इसके अलावा 10 से 15 साल के लिए क्या SBI स्मॉल कैप में ये निवेशित रह सकते हैं? तो सबसे पहले तो 1000 रुपए की SIP किस में शुरू करें? जी, कविता जी, तो पहले तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, और 20 साल पहले से ही वो पूंजी जमा कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और जो उनके गोल के बारे में हम बात करें, क्योंकि 20 साल का टाइम होराइजन काफी अच्छा और लंबा टाइम होराइजन है। और जैसे उन्होंने बोला कि आज वो 1000 रुपए से, महीने के 1000 रुपए से चालू कर रहे हैं और हर साल वो 20 या 30 टके बढ़ाते रहेंगे, ये अच्छी बात है। तो अगर आज 1000 से चालू करें, हम सोचते हैं कि क्योंकि उनका लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा फंड्स में वो अभी निवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी, मिड कैप स्टॉक्स में भी, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो एकदम बढ़िया रहेंगे उनके हिसाब से, क्योंकि उनको डिवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलेगा उनके पोर्टफोलियो में। और कुछ नाम जो हमने बताए, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गए, फ्लेक्सी कैप हो गए, वो काफी अच्छे फंड्स हैं। पराग पारिक का वो दूसरा जो एडिशनल डिवर्सिफिकेशन मिलता है कि वो ग्लोबल कंपनियों में भी निवेश करते हैं, तो उनको वो, जैसे हम बोलते हैं, ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है उनके पोर्टफोलियो के थ्रू। तो मुझे लगता है वो जो SIP अभी चालू कर रहे हैं, इन 2 फंड से चालू कर सकते हैं। और मेरे पास यही है कि अगर आप 20% या 30% से ज्यादा भी आप हर साल बढ़ा सकें, तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आप जितना जितना जल्दी चालू करेंगे इन्वेस्टिंग, तो कंपाउंडिंग की जो हम बात करते हैं, वो और बढ़ के 20 साल में बहुत ज्यादा हो गए। तो अगर आप जल्दी बड़ी रकमें जितना भी आप जमा कर पाए, आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो 20 साल के बाद वो बहुत ज्यादा होगा। पर आप हर साल बढ़ाते रहें जितनी भी आपकी क्षमता हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता जाए, हम थोड़ा गोल्ड ले सकते हैं, जैसे बोला, डिवर्सिफिकेशन के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप आपके गोल के करीब आते जाएं, 15 साल 16 साल हो गए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका इक्विटी का एक्सपोजर काफी बढ़ गया और आपकी जमा पूंजी काफी बढ़ गई, आपको एसेट एलोकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो गोल है आपकी बेटी की शादी के लिए, आपको वो मिस नहीं करना। आप जितनी भी 30-40 लाख का अमाउंट है, हो सकता है अगर इक्विटी मार्केट अच्छी, आपका इन्वेस्टमेंट 30-40 लाख ऑलरेडी हो चुका, आपको गोल अचीव हो चुका है, और आप उसी हिसाब से आप इक्विटी में रहें। अगर मार्केट करेक्ट हुआ, और हमने देखा है कि मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है, मार्च में हमने देखा 40% गिरा है, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। बदलाव का मतलब क्या है? इक्विटी से अपने पैसे निकालना क्या शुरू कर दे, जैसे उनका लक्ष्य नजदीक आना शुरू हो जाए? तो बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ 3-4 साल पहले ही चालू करना चाहिए, और जो लेस वॉलेटाइल एसेट क्लास है, जैसे फिक्स्ड इनकम में आपको मूव करना चाहिए। क्योंकि हम सबको ये उदाहरण देते हैं कि अगर आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन था और आप मार्च 2010 में इन्वेस्ट किए, आपका शायद गोल बाय जनवरी 2020 मीट हो गया होगा, पर आपने सोचा ठीक है, अभी टाइम है, 2-3 महीने हैं, मैं रह जाता हूँ इक्विटी में ही। और आपने देखा कि जब मार्केट गिरा, आपका शायद गोल वैल्यू चुका है, और पर आपका गोल आपको मीट करना है, तो आपको कभी सब रिडीम करना पड़ा लोअर देन योर गोल अमाउंट। ये जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप गोल के करीब आए, आप शिफ्ट करें फ्रॉम अ मोर वॉलेटाइल एसेट क्लास लाइक इक्विटी इनटू लेस वॉलेटाइल क्लासेस लाइक इनकम। और वो आपको कैलकुलेशन में बिल्ड इन करना पड़ेगा कि अगर मेरे को 40 लाख चाहिए, तो मैं सिर्फ इक्विटी में नहीं रहूंगा, मैं धीरे धीरे फिक्स इनकम में शिफ्ट करता रहूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ 20% नहीं, उनको ज्यादा एग्रेसिव ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। SBI स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि 10% एक्सपोजर के लिए इनको निवेश बढ़ाना होगा, या फिलहाल एक स्मॉल कैप काफी है, इससे ज्यादा कुछ ऐड ना करे अपने पोर्टफोलियो में? तो अभी मेरे को पता नहीं कितना परसेंटेज है उनके पोर्टफोलियो में, अगर 10-15% ऑलरेडी उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का है स्मॉल कैप में, मैं बोलूँगा और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेक्सी कैप फंड में अगर लेंगे, लार्ज कैप मिड कैप ज्यादा एक्सपोजर रहता है उनमें, तो वो काफी अच्छा डिवर्सिफिकेशन होता है। SBI स्मॉल कैप बहुत ही वेल मैनेज फंड है, श्रीनिवासन जी मैनेज करते हैं, बहुत ही बढ़िया, तो कोई चेंज करने की जरूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और दिलचस्प सवाल आया है। मनोज को गाड़ी खरीदनी है 3 साल के बाद। पीवी सर,
फिलहाल कह रहे हैं कि 5,000 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपनी इस गोल प्लानिंग और गोल अलाइनमेंट को लेकर आपकी सलाह चाहते हैं और ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहते हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल इनका बजट केवल 5 लाख का है। 5,000 से 3 साल के ड्यूरेशन में 5 लाख रुपए क्या इनसे इकट्ठा हो पाएंगे या निवेश बढ़ाने की जरूरत होगी साफ तौर से? पहले तो इनको कीमत कहाँ से मिला मुझे पता नहीं, बट 3 साल बाद 5 लाख में ईवी असंभव है। टू व्हीलर शायद मिल जाएगा, कार पॉसिबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से 10 लाख रुपया उनको लगेगा एटलीस्ट 3 साल बाद जब वो ईवी खरीद रहे हैं तो। और 10 लाख अगर चाहिए और 3 ही साल है तो हर साल उनको कम से कम 50-60 हजार रुपये का निवेश करना होगा, क्योंकि पैसा हम इक्विटी में भी नहीं डाल सकते हैं। ये उसमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है, स्पेशली जब मार्केट इतना हाई है तो ये डाल सकते हैं सिर्फ कोई एक अपना डेट फंड में। और डेट फंड में भी ये जोखिम है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेट फंड में भी नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन करें, थोड़ा सा पैसा महीने का 1,000-2,000 रुपया कोई इक्विटी फंड में डालें, 7-8 हजार रुपया कोई डेट फंड में डालें और 6-7 हजार रुपया का बैंक आरडी करें। ये कॉम्बिनेशन में उनका शायद 10 लाख रुपया हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डेफिनेटली जरूरी है कि कम से कम 5,000 से बढ़ा के 10-15 हजार का उनको निवेश करना है। अगर वो चाहते हैं कि इतना पैसा, अगर 15 हजार जमा करते हैं तो समझिए एक साल में 1,80,000 रुपया, तो 3 साल में होगा 5.5-6 लाख रुपया। उसके बाद भी उनको लोन लेना पड़ेगा गाड़ी खरीदने के लिए। अगर पूरा गाड़ी का पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास का आपको एसआईपी करना होगा। छोटे 5,000 के अमाउंट से नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ईवी का प्राइस भी गलत है। तो ईवी अगर 10 लाख की मिलती है और उनको पूरा 10 लाख पेमेंट करके लेना है तो फिर ये करना होगा। नहीं तो जो पैसा उनका जमा होता है, जितना भी जमा होता है, उसको डाउन पेमेंट करके कार लोन लेकर के वो गाड़ी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, चलिए या तो निवेश बढ़ाइए या तो अपने गोल को थोड़ा सा ऑल्टर करने की कोशिश कीजिए। शो का आखिरी सवाल कौस्तुभ आपके लिए राखी का सवाल है और ये पूछ रही हैं कि HDFC क्लिक टू वेल्थ में क्या निवेश करना सही होगा? अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मेरे ख्याल से ये कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती हैं। यूलिप प्लान है ये। अक्सर हम कहते हैं कि निवेश और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसकी पोजीशनिंग की गई है ये बहुत ही हाई रिटर्न देने वाला यूलिप प्लान है, ऐसा कहा जाता है या दिखाया जाता है। सच्चाई क्या है कौस्तुभ? पहले तो मैंने राखी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी बेटी घर बेटी हुई है और ये बहुत ही अगेन बढ़िया बात है कि वो सोच रहे हैं कि वो अपने बेटी के लिए निवेश करें। जब निवेश की बात करें तो जो यूलिप्स होते हैं तो वो ऑब्वियसली उनका जो बेनिफिट होता है कि वो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें सेम ऑप्शन, अगर आप टर्म प्लान लें जो प्योर लाइफ कवर होता है और बाकी का तो आप प्रीमियम भरेंगे आपका प्योर टर्म कवर का और बाकी आप म्यूचुअल फंड में डालें, ये एक और ऑप्शन रहता है और हमें ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है क्योंकि कॉस्ट जो होते हैं यूलिप्स में कुछ एम्बेडेड कॉस्ट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो मेरे हिसाब से उनको सोचना चाहिए कि वो एक पहले तो आप वो सोच लें कि वो प्योर टर्म कवर लेने अपने लिए और मिनिमम मेरे हिसाब से 5 to 10 टाइम्स ऑफ एनुअल सैलरी उसका ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर उनकी कंपनी नहीं दे रही या एडिक्वेट नहीं है, बहुत ज़रूरत है वो ले लें क्योंकि वो पैसे भी अपने माता पिता जी को भेज रहे हैं हर महीने। जो हमें पैंडेमिक और सबको सिखाया है कि आपको इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए, तो 6 से 9 महीने का एक्सपेंस भी उनको बचा के रखना चाहिए बैंक एफडी में या लिक्विड फंड में, जो कभी भी मोबिलाइज करके कुछ भी हो अगर इमरजेंसी हो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब के बाद टर्म कवर हो गया, बाकी के जो सेविंग्स हैं मेरा मानना है कि आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी कीजिए और अगर आपका जो है आपका टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है तो आप इक्विटी, मोस्टली इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने जो बोला है वापस मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड ले सकते हैं आप आपके पोर्टफोलियो में। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती जाए आप आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी एवरी ईयर एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहें।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SIP किस में बढ़ाएं और किस में करें एक्चुअली? अगर इसमें नहीं अभी तक अगर शुरू नहीं किया अपना इन्वेस्टमेंट तो अच्छी बात है, अभी कर लिया है तो फिर इनको तो रुकना ही पड़ेगा 5 साल। लेकिन मुझे बताएं, अगर किसी फंड में शुरुआत करनी हो तो क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? बिल्कुल, तो अगर हम सोचें तो लार्ज कैप में आप या सिंपल साधारण से इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या कुछ हमें जो अच्छे लार्ज कैप फंड लगते हैं जैसे एसेट लार्ज कैप हो गया, या आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी हो गया, वो लार्ज कैप फंड्स में वो निवेश कर सकते हैं। मिड कैप फंड्स में भी तो काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कैप अपॉर्चुनिटीज हो गया, या DSP मिड कैप हो गया, ग्रोथ इमर्जिंग एक्विटीज हो गया। SBI जैसे हमने बोला, SBI स्मॉल कैप, कुछ SBI स्मॉल कैप काफी अच्छा ऑप्शन है। बस ये देखना पड़ेगा कि वो फंड खुला है कि नहीं अभी SIPs के लिए, तो वो एक निवेश करना सोच सकते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए और सुब्रमण्यम जी भी काफी अच्छे ऑप्शन दिए। आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डिवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलेगा, या अगर आपको US बेस्ड एक्सपोजर लेना है तो कोई भी NASDAQ 100 या S&P 500 फंड में आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये अप्रोच अपनाएं राखी जी, और ना कि यूलिप प्लान से अपने बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आपका और PV सर आपका समय निकाल के तमाम सवालों के जवाब देने का। आपके निवेश पोर्टफोलियो से लेकर तमाम बारीकियां जो है मनी मंत्रा में हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन शो को ख़त्म करें उससे पहले बता दें कि ये शो लाइव भी जाता है यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर। आप चाहें तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और लाइव फीड के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं ताकि हम आपके सवालों को इस शो में शामिल करें और हमारे एक्सपर्ट्स दें आपको सही और सटीक सलाह। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।